नाज़रीन, जमहूरियत की बका सिविल बालादस्ती टैंकों के आगे लेटने से होते हुए खानदान मुगलिया के चश्मो चिराग और मलका गिराजिया के अब्बा हजूर ने सिलेक्टेड हुकूमत के पैर पकड़ लिए हैं। जिस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते उस हुकूमत की मिन्नतें की जा रही हैं कि पासपोर्ट की तजदीद की जाए, मगर हुकूमत का खरा जवाब है कि पहले आओ फिर तुम्हें ही नया नवेला दुल्हा बनाएंगे। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन हुआ यूं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात नाअहल कायद मियां नवाज शरीफ की पासपोर्ट की तजदीद के लिए लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को दी गई दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ताहयात नाअहल कायद नवाज शरीफ तब तक रिलीफ हासिल नहीं कर सकता जब तक मफरूर इश्तेहारी खुद को पाकिस्तानी अदालतों में पेश नहीं कर देता। लगता है ये केस भी बहुत जल्द हाई कोर्ट में दायर कर दिया जाएगा। ये शख्स अपने बचाव के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। नवाज शरीफ का माजी इसका गवाह है। इसने अपने बचाव और इक्तदार के लिए ही पाक फौज के खिलाफ जहरीली मुहिम शुरू की और लोगों को पाक फौज के खिलाफ उबारता रहा। आज मैं इतराफ करना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ की मुहिम किसी हद तक कामयाब भी रही और इसने कई एक कामयाबियां हासिल की। नवाज शरीफ की सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो इनके बकौल कातिल नैब से जान बचाने के लिए मुल्क से फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन जब वो मुल्क से जा रहे थे तो मुस्लिम लीग नून के तमाम हामी इसे इस्टेब्लिशमेंट से डील समझ के इस्टेब्लिशमेंट को दुआएं दे रहे थे। नवाज शरीफ साहब की दूसरी तारीखी कामयाबी है कि वो जाहलों के दिलों में फौज के खिलाफ नफरत और बगावत के बीज बोने में कामयाब रहा। आज पाकिस्तान में बुग़्ज़ियों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है जो पाक फौज के खिलाफ जहर उगलती रहती है। इनमें अक्सर वो हैं जो कुछ अरसा पहले तक पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाते थे। नवाज शरीफ की तीसरी बड़ी कामयाबी है कि वो अपने मोहब्बत भरे नजरियाती फरमुदात से कौम में आपसी नफरत फैलाने में कामयाब रहे कि आज मामूली से मामूली सियासी इख्तलाफ पे भी लोग आपस में दस्तो गिरेबान होने लगते हैं। नवाज शरीफ की चौथी बड़ी कामयाबी ये है कि आज मुल्क में पता इधर से उधर भी हो जाए तो अक्लमंद अवाम इसका जिम्मेदार फौज को करार देती है और सरेआम गालियां देती है। नवाज शरीफ साहब की पांचवी बड़ी खूबी ये है कि वो पीडीएम को इस लेवल तक ले आए थे कि लॉन्ग मार्च सीधा जीएचक्यू जाएगा, फौज से मडबीर होगी। जीएचक्यू पाकिस्तान का पेंटागन है। फौज जीएचक्यू को बचाने के लिए गोलियां चलाएगी और नतीजतन फौज का हशर लीबिया जैसी फौज का होगा। लेकिन ऐन वक्त पे जरदारी साहब धोखा दे गए कि और साथ इल्तजा भी की कि ऐसी खून आलू तहरीक की क़यादत वो खुद करें। आज हर बुग़्ज़ी की जुबान फौज के लिए गालियां हैं। सोशल मीडिया सेल तंदही से काम कर रहे हैं। बहुत से ज़ेरिक और पढ़े लिखे अफराद तो यहाँ तक कहते दिखाई देते हैं कि फौज इमरान खान को लाई ही सिर्फ इसलिए है कि मुल्क को तोड़ा जा सके। इनकी नजर में फौज अपने मुल्क के खिलाफ किसी बैरूनी एजेंडे पे काम कर रही है। इनका मुदब्बराना तजज़िया है कि बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाएगा, सिंध का अलग मुल्क बनेगा, पंजाब अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान को दे दिया जाएगा। इमरान खान और फौज ये बैरूनी एजेंडा पूरा करते हुए पाकिस्तान का वजूद सफाए हस्ती से मिटा देंगे। ये सब करने के बाद फौज आराम से अपने ओहदों से इस्तीफा देगी, यानी फौज को खत्म कर दिया जाएगा और फौज अपने लिए नौकरियां तलाश करती फिरेगी। मुहिब्बे वतन लोग ऐसे किसी एडवेंचर की आस लगाए बैठे हैं। शायद लाशऊर में छुपी फौज को जलील होता देखने की ख्वाहिश इनकी नफरत के अलाव को भड़काती रहती है। नवाज शरीफ ने हमेशा ही अपने मुखालिफ चलने वालों के खिलाफ यही घटिया तरीकाकार अपनाया। 1990 में सदर गुलाम इसहाक खान ने अपने सदारती इख्तियार 58 टोबी को इस्तेमाल करते हुए बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को करप्शन के इल्जामात के तहत बरतरफ कर दिया। नवाज शरीफ ने सदर के इस इकदाम का भरपूर अंदाज में खैर मकदम किया। इसने इस अमल की तारीफें की और सदर के बूट पालिश करने लगा। लेकिन जब 1993 में इसी सदर गुलाम इसहाक खान ने अपने इसी आईनी इख्तियार को दोबारा इस्तेमाल करते हुए करप्शन के इल्जामात के तहत नवाज शरीफ की हुकूमत बरतरफ करने का हुक्म जारी किया तो नवाज शरीफ ने सदर का ये हुक्म मानने से इनकार कर दिया। इसने सदर को गालियां दी और नवाज शरीफ ने इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ये इस कदर घमंडी शख्स है कि 1997 में नवाज शरीफ दूसरी बार मुल्क का वजीर आजम बना तो सबसे पहले 14वीं आईनी तरमीम करते हुए सदर की असम्बलियां तोड़ने का इख्तियार खत्म कर दिया। इस आईनी तरमीम के बाद नवाज शरीफ किसी के सामने जवाबदा न रहा, यहाँ तक कि नवाज शरीफ ने मज़कूरा आईनी तरमीम में ऐसी शक्कें डाली जिनके बाद पार्लियामेंट भी इसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला करने के काबिल न रही। ये हट दर्मी की इंतहा थी। कुछ अराकीन पार्लियामेंट ने इस आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त समात के लिए मंजूर कर ली तो नवाज शरीफ सख्त तैश में आ गया और खुलकर सुप्रीम कोर्ट को गालियां देने लगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको तौहीन अदालत का नोटिस भेजा तो ये चीफ जस्टिस के खिलाफ हो गया और इसके खिलाफ इसी तरह मुहाज खोल लिया जिस तरह पाक फौज और इमरान खान के खिलाफ महाज खोला हुआ है। नवाज शरीफ ने जिद की कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह अपना ओहदा छोड़ दें। बहुत से जजेस चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ खड़े हो गए। ये इस कदर घटिया शख्स है कि इसने दूसरी कोर्ट्स से लोगों को अपने साथ मिलाकर निजाम को तमाशा बना डाला। पूरी दुनिया हम पे हंस रही थी लेकिन इसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी।
इसे बस अपनी फिरौनियत और इक्तदार का नशा था। इस नशे के तहत ये लोग आज भी अपने इदारों के खिलाफ साजिश करके पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बनाते हैं। जिस तरह ये इस वक्त नैब पे हमलावर होते हैं, उस वक्त भी यही हुआ था। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह अपनी कुर्सी पर मौजूद रहे और नवाज शरीफ के खिलाफ केस की समाअत जारी रखी, जिस पर 30 नवंबर 1997 को ऐन उस वक्त जब केस की समाअत जारी थी, नवाज शरीफ के हुक्म पर इसकी कैबिनेट के वज़रा और बहुत बड़ी तादाद में पार्टी अराकीन के सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया और अदालती कार्रवाई रोक दी। नवाज शरीफ ने फौरी तौर पर सदर फारूक लुगारी से जबरदस्ती इस्तीफा लिया और वसीम सज्जाद को अबूरी सदर मुकर्रर करते हुए चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को भी बरतरफ कर दिया। यूं न सिर्फ अपनी मर्जी का सदर मुकर्रर किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी मर्जी के जजेस तैनात करने में कामयाब हो गया। ये इक्तदार का नशा ही था कि ये सरेआम करप्शन करता था और कोई इसके खिलाफ कदम नहीं उठा सकता था। ये इस खुदगर्ज, बेईमान और हट दरम नवाज शरीफ का गलीज माजी है। इक्तदार की हवस में इसने हमेशा रियासती इदारों के खिलाफ जंग की और जब भी मौका मिला मुल्की सलामती को दाव पर लगाया। कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ इसकी ये होशनाक जंग आज भी जारी है, जिसका मुशाहदा पूरी कौम कर रही है। पाक फौज के खिलाफ नवाज शरीफ ने एक मुहाज बना लिया है। अब वो फौज को प्रेशराइज करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन ना तो पाक फौज इनकी धमकियों के सामने घुटने टेकने वाली है और ना ही वजीर आजम इमरान खान से ऐसी कोई तवक्को रखी जा सकती है। ये दरख्वास्त कैंसिल होने के बाद वो पाक फौज से बदला जरूर लेगा, लेकिन अब कौम भी तैयार है और इंशाल्लाह इनको भरपूर जवाब दिया जाएगा। आखिर में एक जरूरी वजाहत कर दूं, आजकल ट्विटर पे सिंध की आजादी के ट्रेंड चल रहे हैं। अक्सर लोगों को ख्याल है कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई की वजह से नून लीग ने ये ट्रेंड शुरू किए हैं। देखिए, एक बात समझ लीजिए, पीपल्स पार्टी की सिंध में सियासत हमेशा इन सिंधी कौम परस्तों की मरहून मिन्नत होती है, क्योंकि जैसे पंजाब में मुस्लिम लीग के मुकाबले में तहरीक इंसाफ आई, इसलिए लोगों का रुझान पीटीआई की तरफ गया। उसी तरह केपी में कौम परस्त एएनपी और जमात इस्लामी के मुतबादिल तहरीक इंसाफ आई तो लोगों को एक ऑप्शन मिली। बलोचिस्तान में बीएपी और तहरीक इंसाफ कौम परस्त जमातों के मुकाबले में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से सिंध में पीपल्स पार्टी ने इंतहाई कामयाबी से अपने मुकाबले में किसी को कदम जमाने नहीं दिए, बल्कि हमेशा अपने मुकाबले में सिंधी कौम परस्त जमातों को परवान चढ़ाया और हमेशा सिंधी कौम परस्त जमातों के मुकाबले में खुद को ऑप्शन पर दिखाया। यही वजह है कि सिंध में किसी दूसरी जमात के ना होते हुए सिंधी कौम परस्त जमातों के मुकाबले इस्टेब्लिशमेंट को पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ा। आजकल पीपल्स पार्टी फिर मुश्किल में है और आजकल ट्विटर पर सिंधी कौम परस्तों का ट्रेंड फिर चल रहा है। तो मेरे मुहिब्बे वतन दोस्तों को घबराने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ पीपल्स पार्टी अपना रेट बढ़ाने के लिए कर रही है। इस पर पैनिक होने और इसको हवा देने की बजाय खामोशी से अपना काम जारी रखें। इन सब का हल सिंपल ये है, सिंध में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में तहरीक इंसाफ खुद को मजबूत बनाए और पहली फुर्सत में इमरान इस्माइल को गवर्नर के ओहदे से हटाकर किसी तगड़े बंदे को गवर्नर लगाए जो पीपल्स पार्टी को नथ डाल सके, वरना पीपल्स पार्टी इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके अगली सिंध हुकूमत फिर ले जाएगी और आप मुंह देखते रह जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।